3 रिजेक्शंस। सो गाइस, मेरा 3 बार ऐसा इंटरनेशनल स्टूडेंट रिजेक्शंस आए 3। अब कैसे आए, कौन सी कंट्री के आए, तो मैं आपको बताता हूँ। पहला पेरिस, दूसरा पेरिस, तीसरा यूएसए। सो मैं सोच रहा था कि आज मैं कुछ आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको मोटिवेट करेगी मेरे रिजेक्शन से, और कैसे वो आपको बताता हूँ। सो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दिस इज सलमान एंड आज सोच मैं रोजाना बैठ के वीडियो बनाता हूँ, क्यों ना मैं आज थोड़ा ऐसे घूमते घामते वीडियो बनाऊँ। मैं भी बोर हो गया था बैठ बैठ के एकदम इस बात करके, क्योंकि काइंड ऑफ ब्लॉग है। तो मैं सोचा कि बस एक एक्सपीरियंस शेयर करना है मुझे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ऐसे शेयर करता हूँ आज घूमता घूमता। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे कितने रिजेक्शंस आए और कैसे रहा मेरा सिनेरियो। सो मैंने एक प्रॉपर नोट्स बनाए। सो गाइस देखो, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का रिजेक्शंस आए हैं और बहुत डीमोटिवेट फील कर रहे हैं। और मतलब मैंने देखा है लोगों को रिवर्ट करते हुए, कमेंट्स करते हुए बहुत मतलब लो फील कर रहे हैं। एंड आई नो हाउ कैसा लगता है, बिकॉज आई ऑल्सो हैड रिजेक्शंस। 3 बार रिजेक्ट हुआ, तो आपको लगता है ये स्माइल तो एक फेक है एक वीडियो के लिए, बट दिल में क्या चल रहा है यू ऑल्सो नो। सो गाइस, 3 रिजेक्शंस कैसे है ये वीडियोस, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप रिजेक्शन हो रहे तो कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। यू जस्ट नीड टू गेट अप, टेक सम टाइम। आप थोड़ा लो फील करोगे, थोड़ा टाइम लीजिए, वापस उठिए एंड बी बैक स्ट्रॉन्गर। सो गाइस, अब मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ये वीडियो को एंड तक वॉच करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और इसका मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसा होगा क्या होगा। सो गाइस, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखो मैंने पूरे नोट्स लिखे हुए हैं कि मैं कैसे रिजेक्ट हुआ था, कैसे नहीं हुआ था। मेरे पास सारे प्रूफ्स भी हैं, ऐसे नहीं कि मैं बातें बना रहा हूँ। सो गाइस, अब स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पॉइंट से। सो सितंबर मतलब कोविड जब खत्म हुआ था इंडिया में, सेकेंड वेव जो खत्म हुई थी वो अराउंड जून 2021 में हुई थी, थोड़ी कम हो गई थी। तो जुलाई अगस्त में मेरी बात चल रही थी, तो इटली और पेरिस में से मेरा मन था। तो मेरा पेरिस तो मेरी ड्रीम कंट्री एक तरह से, और एक और कंट्री है वो मैं बाद में बताऊँगा कौन सी है। तो इन 2 कंट्रीज़ में मेरा मन था कि मैं इनमें से कहीं जाऊँ एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो पेरिस तो था, तो मैंने पेरिस में अप्लाई किया। मैंने 2021 सितंबर में पेरिस में अप्लाई किया था। फिर मेरा जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मैंने कंसल्टेंसी में अपनी फीस वगैरह पे करी, कंसल्टेंसी हायर करी, मेरी नोन की कंसल्टेंसी थी वो हायर करी। मैं गया, वेट किया, 1-1.5 महीने में मेरा ऑफर लेटर आ गया था। अब यूएस का तरीका अलग होता है और कंट्रीज़ का तरीका अलग होता है। उसमें ऐसा I-20 का प्रोसेस नहीं होता है। इनका अगर सीधा ऑफर लेटर आ गया तो सीधा मतलब आपका फाइनल ऑफर लेटर है। ये एक फाइनल ऑफर लेटर है, उसमें फीस वगैरह सब लिखी हुई आती है। मतलब आप सीधा I-20 मान लो, उसमें आपको कोई फंड्स वगैरह कोई शो नहीं करने होते। सो गाइज, 2021 सितंबर में मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था। टिल नवंबर तक मेरा ये आ गया था, ऑफर लेटर आ गया था। अब नवंबर का ऑफर लेटर आते एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है आपको 15-20 दिन का फीस पे करने का। फीस कितनी है वो सब कितनी है वो डिटेल वाली वीडियो मेरे पार्ट 2 में बताऊंगा, जहाँ मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भी शो करूँगा। अभी तो आपको एक छोटा छोटा सारा मतलब मोटा मोटा जो भी है वो बता रहा हूँ। फिर मेरा अराउंड नवंबर में ऑफर लेटर आ गया था। मैंने अपने पापा को बोल दिया था, पापा ऑफर लेटर आ गया। सब बहुत खुश थे कि पहला ऑफर लेटर था लाइफ का एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। फिर सब खुश थे, तो फिर मैंने अपना बस फीस वगैरह पे कर दी। 7 to 8 डेज मैंने फीस पे करी। फीस कन्वर्ट हुई तो उसके चार्जेस ज़्यादा भी लगे। फीस पे करने के बाद उसके बाद आपका प्रोसेस होता है कि आपको कैंपस फ्रांस के लिए अप्लाई करना होता है। इनकी कोई अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो उधर एक फ़ीस पे करी। फिर आपको एक इंटरव्यू शेड्यूल करना होता है जो एनओसी के लिए होता है। एक एनओसी मिलती है आपको कैंपस फ्रांस के साइड से, वो इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू प्रॉपर इंटरव्यू नहीं होता, वो एक नॉर्मल टॉक होती है। बस ये पूछते कि अच्छा क्या प्लान्स हैं आपके, क्या है, मतलब काइंड ऑफ एक अपने ये वीज़ा इंटरव्यू की तरह मान लो। पर वो इतना टफ नहीं होता। वीज़ा इंटरव्यू में एकदम होता है फटाक सजेशन दे दिया। एक नॉर्मल 5 से 10 मिनट आपसे बात की जाती है, नॉर्मल, कुछ भी नहीं, सिर्फ नॉर्मल, कोई कुछ भी नहीं, एकदम बिल्कुल चिल जैसा आप अपने फ्रेंड से बात करते हो ना, ऐसा। तो फिर मेरा अराउंड मेरी ये जो था, मैंने दिसंबर स्टार्टिंग में कैंपस फ्रांस की फीस पे कर दी, इंटरव्यू की डेट। फिर मैंने एनओसी की डेट ली, तो वो क्या है मुझे डिले कर रही थी एनओसी के लिए। तो मुझे 1 महीना 10 दिन डिले करा। मिड ऑफ जैन में मेरा सकरात 2022 की सकरात, 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले मेरा वो इंटरव्यू हुआ था। फिर 4 दिन बाद उन्होंने मुझे एनओसी दी। एनओसी देने के बाद मैंने अपना एनओसी देने के बाद मैंने अपना अकोमोडेशन बुक किया 3 महीने का। अराउंड 2 लाख रुपीज़ कुछ लगे थे मेरे। फिर मैंने अपनी फ़्लाइट्स वगैरह बुक करी, और मैंने अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराया, क्योंकि जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वीज़ा के लिए मैंने पूरे कंप्लीट किए। फिर मैं वीज़ा की डेट लेके वीज़ा अप्लाई करने गया था। अब इसमें ऐसा होता है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करके आने होते हैं। तो मैं गया,
फिर मैंने जब मैं गया था तो मुझे पता चला कि अगर आपको लाइन में लगना पड़ेगा, और फिर मुझे लगा था कि मुझे जल्दी चाहिए क्योंकि मेरी 14/5 से क्लासेस चालू थी, 14/5/2022 से क्लासेस चालू थी। तो मैंने करा कि फिर मैंने प्रीमियम लॉन्च ले लिया था पेरिस का, जो यूरोप वाला होता है उसका मैं प्रीमियम लॉन्च ले लिया था। उसमें क्या सारे डॉक्यूमेंट्स लिए फटाफट, उन्होंने बस मुझे आधे घंटे में फ्री कर दिया था, आधे 1 घंटे में। मैंने दिल्ली लिया था, दिल्ली गया। अब क्या होता है कि प्रीमियम लॉन्च में से बोलते हैं 7 to 10 डेज में आपका वीज़ा लग कर आ जाएगा, या कोई दिक्कत हुई तो रिजेक्ट होकर आ जाएगा। एक एनवेलप आता है, एनवेलप में आप खोल के देखते हो, या तो वो ब्लैंक होता है या फिर स्टैंपिंग होती है। अब क्या हुआ था कि मेरे जो 2 फ्रेंड्स थे उनका पहले आ चुका था, बहुत पहले उन्होंने मुझसे अप्लाई किया था, उनका कॉलेज भी अलग था, तो वो पहुंच गए थे अपने। मैं अकोमोडेशन हमारा सेम था, बस वो मेरा वेट कर रहे थे। तो मेरे तो अच्छे दोस्त बन गए थे वो। तो ये सोचो आप कि जो फ्रेंड्स ऑलरेडी पेरिस में, और फिर मेरा रिजेक्शन आ रहा है, तो मुझे कितना बुरा लगा होगा कि मैं यहीं रह गया। फिर मैं वीज़ा अप्लाई करके आया। अब क्या होता है कि 7 to 10 डेज़ का जो क्राइटेरिया था, मेरे वीज़ा आने में 28 डेज़ लग गया, मतलब ऑलमोस्ट पूरा 1 मंथ हो गया। क्लासेस चालू होने वाली थी, क्लासेस चालू होने से 1-2 दिन बाद वीज़ा आया, और वो भी जब मैंने एनवेलप ओपन करके देखा तो रिजेक्शन था। रिजेक्शन की स्लिप होती है, मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, जो डिटेल ब्लॉग होगा कि मेरा कैसे, मेरी फीस कितनी थी, मैंने कैसे अप्लाई किया, क्या वो पूरा अच्छे से बताऊँगा। तो गाइस मेरा क्लियर टू कट रिजेक्शन आ गया। बहुत दिमाग ख़राब हुआ, बहुत गुस्सा आया, क्योंकि एक तो 7 दिन में अगर पता चल जाता ना तो टाइम होता। अब क्लासेस चालू हो चुकी हैं और आपको 2 दिन बाद वीज़ा की एनवलप आया, वो भी स्टैंपिंग होके नहीं आया। एक रिजेक्शन, बहुत बुरा लगा, बहुत दिमाग ख़राब हुआ। अब मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं था। सो गाइस कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं, अब मैं एक बार दोबारा बात करी, मैंने पता करा, फिर मैंने अच्छे से पढ़ा, तो मैं सोचा मैं दोबारा एक बार और अप्लाई कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने एक बार और अप्लाई किया। विद इन 1 मंथ मैंने वापस, उसमें क्या सारा वो क्राइटेरिया, स्टेटमेंट शो करना है, 28 दिन पुराने पैसे शो करने हैं आपको, सब कुछ वाला प्रोसेस था। तो बहुत हैक्टिक प्रोसेस था, बहुत मुश्किल, क्योंकि सारा काम पहले हो रहा था और वीज़ा लास्ट वाला प्रोसेस था। जैसे यूएस में पहले हो जाता है, I-20 आने का था, वीज़ा अप्लाई करो, पहले वीज़ा लाओ, फिर फीस, अकोमोडेशन, फ्लाइट सब बाद में। इसमें क्या था कि सारी चीज़ें पहले थी, फिर वीज़ा एंड में था। तो ये सबसे बड़ा एक इशू था। और उसमें मेरा जो रीज़न आया था, रिजेक्शन का रीज़न भी लिखा था, वो फ्रेंच में लिखा हुआ था, पर वो भी ना बस सिर्फ SOP पे दिया था कि हमको तुम्हारा रीज़न जस्टिफाइड लगा। तो मेरा ऐसा था कि ब्रो तुम क्या बातें करो, मैंने सब कुछ बुक किया, सेम चीज़ें थी जो मेरे फ्रेंड्स की थी, वो भी मेरी सब, सिर्फ हमारा कॉलेज दूसरा था, उनका कॉलेज अलग था, मेरा कॉलेज था, और सारी चीज़ें सेम थी। तो मुझे रिजेक्शन का तो कोई चांस नहीं लग रहा था। फिर मैंने 1 महीने के गैप में मार्च में मैंने अहमदाबाद की लोकेशन चूज़ करी, वापस वीज़ा अप्लाई किया, वापस मैं गया, वापस खर्चा किया, वापस वो इस डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए, 28 दिन पुराने पैसे वगैरह बनाए, फिर रिजेक्शन। अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मैं करूँ तो क्या करूँ, इतने रिजेक्शंस, दोनों रिजेक्शन। अब मैं मतलब प्रिपेयर्ड नहीं था, मुझे पता नहीं था कि रिजेक्शंस भी आते हैं कि वीज़ा की, फर्स्ट टाइम ऐसा इंटरनेशनल स्टूडेंट, और रिजेक्शन के बारे में कभी पढ़ा नहीं, कभी सोचा नहीं कि रिजेक्शन नाम की कोई चीज़ होती है। पता पड़ा इतना रिजेक्शन तो ऐसे फट मिल रहे हैं, और 2 महीने के अंदर 2 रिजेक्शन पूरा। और फिर है ना, मैं तब भी, मेरा एक चैनल था इंडियन बॉय इन पेरिस करके, क्योंकि मेरा डन था, मुझे लगी ना तो रिजेक्शन आएगा। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी होने वाले थे 2.5 महीने में, क्योंकि मैंने पूरी डेली लाइफ में सब कुछ दिखा रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ कैसे नहीं। मैंने काफ़ी ब्लॉग्स भी बनाए थे, और उसको मैं ढूंढ के एक स्क्रीनशॉट भी डालूंगा आपको, कुछ भी फेक नहीं कर रहा हूँ, सब चीज़ का प्रूफ है, सारे प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको। तो उसके बाद मैंने करा भाई, दोनों रिजेक्शन आ चुके थे। अब मैंने मुझे क्या करना है, मेरा बिल्कुल मूड ऑफ, एकदम कुछ नहीं है करने के लिए, पूरा एकदम हेक्टिक हो चुका था कि यार इतने पैसे खर्च हो गए, रिजेक्शन अलग, फीस 6 महीने 7 महीने बाद आई थी। फिर अब उसके बाद क्या हुआ था कि जब मेरा चैनल था, जैसे मार्च मिड में मेरा रिजेक्शन आ गया, वही लेट, वो वीज़ा एनवेलप आया, वही खाली मिला। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ। फिर मैंने क्या है कि एक RRR मूवी करके आई थी, जो आज उनका नाडू नाडू सॉन्ग, जो आज अपने ग्लोब अवार्ड जीता है। अब इसमें दिक्कत क्या हुई मुझे अभी, कि मैंने RRR मूवी की देखने गया था, और मैंने उसके क्लिप्स डाल दिए मेरे उस वाले चैनल पे। मुझे कॉपीराइट नहीं, कम्युनिटी स्ट्राइक मिल गई थी पेन स्टूडियो से, एक नहीं 3 स्ट्राइक मिली। मैंने 3 शॉट्स डाले, तीनों पे स्ट्राइक मिल गई मुझे, तीनों स्ट्राइक मिली, मेरा चैनल डिसेबल, डिलीट, 1000 सब्सक्राइबर चैनल डिलीट। मेरा बहुत मूड ऑफ हुआ कि मैंने क्या करना है। फिर मैंने गैप लिया, 15-20 दिन गैप लिया, मैंने बात करी मेरी कंसल्टेंसी से, मैंने सोचा, फिर मैंने यूएस का प्लान बनाया। फिर मैं वो कंसल्टेंसी के पास गया, यूएस की बात करी, फिर उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, उन्होंने 4-5 ऑप्शन दिए, तो मैंने उनको 2 ऑप्शन चूज़ करके दिए थे। पहला ऑप्शन था लायंट, दूसरा था वेस्ट क्लिफ, दोनों कैलिफोर्निया में थी। पर लेकिन इसमें मैंने अपने पापा से पहले, अब इतने रिलेशन आने के बाद तो घर वालों से तो बात करनी पड़ती है, पापा से बात करी, पर मेरे पापा और घर वाले बहुत सपोर्टिव थे,
तो उनकी वजह से फिर मैं दोबारा अप्लाई करवा लाइक ऐसा ना आई केम बैक स्ट्रॉन्गर कि अब और अच्छी कंट्री जाना है, अच्छी एजुकेशन लेनी है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया वो रिजेक्शन। फिर मैंने कंसल्टेंसी से बात करी, उनको पूरा प्रोसेस बताया कि अब क्या कर सकते हो, उन्होंने मुझे एडवाइस करा। फिर हमने अप्लाई करा तो विद इन 1 या 1.5 मंथ में इन जून मिड में मेरा अलायंस से ऑफर लेटर आ गया। ऑफर लेटर आने के बाद मैंने अपनी वीज़ा की फ़ीस पे करी, स्लॉट्स मिल रहे थे तब तो, पहले अगस्त तक तो कोई ऐसा इशू नहीं था स्लॉट्स का, मुझे ईजिली मिल गए थे। 4th और 5th स्लॉट्स को मेरा 4th और 5th अगस्त को मेरा इंटरव्यू था, ठीक है। फिर मैंने अप्लाई किया। फिर मेरा पता नहीं, मैंने ऐसा देखा कि मैंने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और मेरे पास और भी कोई इतनी रिसर्च नहीं है, कुछ नहीं, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा मुझे टाइम लेना चाहिए और इस इंटरव्यू को रीस्केड्यूल कर देना चाहिए। फिर मैंने इसको रीस्केड्यूल किया अक्टूबर में। तो अक्टूबर में मैंने जब अक्टूबर आया था तब मैंने क्या इस अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि जब मुझे नॉलेज मिली थी कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना है, आपको और भी I-20 होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप एक ही लेके जा रहे हो, क्योंकि अगर आप एक ही अप्लाई करते हो, एक ही लेके जाते हो तो पूछते हैं, तो मतलब ऐसा उनको ऐसा लगता है कि आपका मोटिव US जाने का बिल्कुल ऐसा रहना है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाइस फिर क्या है ना, मतलब ऐसा मतलब चल रहा था अप एंड डाउन कि मैं जा नहीं पा रहा। अगस्त इंटेक भी निकल गया, फिर फाइनली ये इंटेक आया तो मैंने स्लॉट्स नहीं मिले तो बहुत टफ था। फिर किसी थ्रू एक एजेंट का नंबर मिला, मैंने उससे बोला, उसने मैंने 30th नंबर को उसका नंबर शेयर किया। 30th की मॉर्निंग को मैंने उसको मेरे क्रेडेंशियल्स दिए, 30th इवनिंग में उसने मुझे अपने स्लॉट्स बुक कर दिए। उस टाइम शायद मिल रहे थे तो मिल गए, बहुत ईजिली मिल गए थे। मैं गया, इंटरव्यू दिया, 6 और 7 दिसंबर 2022 को गया, इंटरव्यू दिया, रिजेक्शन। अब भाई ये पूरा जो प्रोसेस था ना, देखो 3 रिजेक्शन हो चुके हैं। अगेन आई एम हियर शेयरिंग माई होल एक्सपीरियंस विद यू गाइज। और मतलब ऐसा है कि मैं आप सबके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ कि आई एम स्टैंडिंग में तो बहुत सारे लोग होते हैं गिव अप कर देते हैं कि नहीं जाना फॉरेन, छोड़ो छोड़ो, हम यहीं देख लेंगे कुछ। बट आई एम दैट काइंड ऑफ गाय कि नहीं, अगर मैंने इट्स लाइक माई ईगो कि नहीं अब तो मुझे जाना है, कि हाउ कैन आई गेट रिजेक्शन, नो इशूज़, कि चलो अब भाई आई विल ट्राई हार्डर एंड आई विल वर्क मोर हार्डर, आई विल गेट सम गुड यूनिवर्सिटीज फ्रॉम, तो फिर उधर से मैं अप्लाई करूँगा। ऐसे मतलब बहुत चीज़ें सोचता हूँ, पर लेकिन ऐसा होता है ना कि देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि एक रिजेक्शन पर गिव अप कर देता। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए कि कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, कि आप एक साइकिल पे चल रहे हो तो आप अप एंड डाउन आते रहते हैं। सो डोंट वरी, इफ़ यू गॉट रिजेक्शन, नो इश्यूज़, आप लगे रहो, एक्सेप्टेंस आएगा। बहुत सारे लोगों के मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, 5 रिजेक्शन आने के बाद उनको वीज़ा मिला है। तो आप ऐसे मत सोचो, देखो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे फर्स्ट में ले जाते हैं, सेकंड में ले जाते हैं, थर्ड में ले जाते हैं, फोर्थ में ले जाते हैं। तो अगर आपका मोटिव है जाना, आपको सच में इंटरनेशनल स्टूडेंट ने सब जाना है कि नहीं, उनको अच्छा एजुकेशन चाहिए US में या जो भी कंट्रीज़ है, तो आप लगे रहो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजेक्शन आ गया, अब बस ये कि अगले के लिए बहुत स्ट्रांगली तैयार हो। एक्सेप्टेंस रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, कोई इशू नहीं। गाइस मेरे 3 रिजेक्शन है, तब भी मैं बस अप्लाई कर रहा हूँ। 1.5-2 साल वेस्ट हो चुका है मेरा सिर्फ अप्लाई करने में, तो आप देख लो कितना मैं परेशान हो रहा हूँ। सो गाइस ये था एक मेरी पूरी जर्नी 2021 के सितंबर से लेके 23 जैन आज तक। अब वापस मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वापस मैं जा ही रहा हूँ, वापस मैं सब कुछ वापस, अब देखो ना न्यू फ्रेश प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एक तरह से। न्यू I-20s मंगा रहा हूँ मैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से मंगा रहा हूँ। तो अब वही है कि देखो लाइफ का पार्ट है ये, तो आपको बस एक सहना पड़ेगा, तो थोड़ा तो सहना पड़ता है इंसान को। प्रोसेस करो, जिस दिन एक्सेप्टेंस आए ना ये सब भूल जाओगे आप। ये सारी एक बस छोटी सी चीज़ लगेगी, अच्छा ठीक है, एक डेढ़ साल या एक इनटेक ऐसा वेस्ट हो गया, कोई इशू नहीं है, चिल रहो, यू विल गेट योर वीज़ा। आई होप यू ऑल गेट अ वीज़ा, हुएवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। और जिनको भी रिजेक्शन आया, जो भी इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, आई प्रे एंड आई होप एवरीवन गेट्स द वीज़ा एंड आई ऑल्सो गेट द वीज़ा। सो गाइस ये पूरी जर्नी थी। आई विल बी रिकॉर्डिंग द सेकंड पार्ट ऑल्सो विद द प्रूफ्स, जिसमें मेरा चैनल भी था, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डालूंगा, जिसमें मेरा कॉलेज जो मेरा था उसके मैं ऑफर लेटर भी दिखाऊंगा आपको, मैं आपको रिजेक्शन वीज़ा रिजेक्शन भी दिखाऊंगा, डेट्स वगैरह, तो मैं सब कुछ दिखाऊंगा। देयर इज नथिंग फेक, आई एम नॉट डूइंग फेक जस्ट टू गेन समथिंग सिंपैथी और एनीथिंग, सब कुछ रियल है। बस मुझे ये था कि मैं आपको शेयर करूँ, जिनसे बहुत सारे लोग डीमोटिवेट लो फील कर रहे थे। सो आई थॉट कि एक वीडियो बना दूँ कि आफ्टर 3 रिजेक्शन ऑल्सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट इन टू द यूनिवर्सिटीज एंड स्टडी, या जो भी मेरा फ्यूचर गोल है उसको पूरा करने के लिए। सो एक लाइफ का पार्ट होता है रिजेक्शन एक्सेप्टेंस। तो बस मेरा यही मेन मोटिव है आप लोगों को बताने का कि आप होप ना छोड़ें, ट्राई करते रहें। मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हो, मैं भी आपके मैक्सिमम आई विल ट्राई टू हेल्प हाउ मच आई कैन। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड और भी कंट्रीज़ पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड ऑलमोस्ट यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज जिसमें अच्छी स्टडीज़ हैं, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली,
जहाँ आपको फ्री एजुकेशन मिलती है। तो मैं वीडियो लाने वाला हूँ और भी। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड पार्ट 2 इज ऑल्सो कमिंग विथ ऑल द प्रूफ्स। सो टिल देन आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल मतलब इट्स लाइक अ गिविंग अ मोटिवेशन टू मी, सो आई कैन मेक वीडियोज़ एवरी डे, रिकॉर्ड वीडियोज़, edit every day. I can upload the video आप लोगों के लिए, and you can get some help from my end. So guys, thank you for watching this video. If you are new to this channel, please subscribe to my channel, and if you are already a subscriber, thank you so much. मिलते हैं आपसे next video में. Till then, bye.